So welcome once again to Krishna Coaching. Now I am going to discuss with you the plan, the basic structure of Code of Criminal Procedure. समझिए, हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है इसका एम है क्या? समाज में किसी के साथ कुछ गलत ना हो, ठीक है, क्राइम हो ही ना, और अगर हो गया तो जिसने कुछ गलत किया है उसको पनिशमेंट मिले। क्यों? न्याय होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो मैंने अभी बोला, पहली बात ये चाहता है क्राइम ना हो, दूसरी बात ये चाहता है अगर क्राइम हुआ तो कहीं दोषी बच के निकल ना जाए, उसको पनिशमेंट हो। पर साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि किसी इनोसेंट को सजा ना हो जाए। क्लियर? तो इसी से इस लाइन को इलेबोरेट कर दो, वो सीआरपीसी बन जाता है। क्राइम होना नहीं चाहिए, क्राइम हो जाए तो सजा मिलनी चाहिए बंदे को, गलत करने वाले को, पर निर्दोष सजा नहीं होनी चाहिए। दिस इज सीआरपीसी। एक लाइन में सीआरपीसी खत्म है। समझ में आया? अब इसको इलेबोरेट करते हैं कि सबसे पहले तो बताना होगा हमें क्या इसका डेफिनेशन पोर्शन, क्योंकि जब तक यही नहीं पता होगा कि कौन सी चीज क्या है, तब तो कोई कैसे एक लॉ जो है वो इंप्लीमेंट हो सकता है। तो सबसे पहला एरिया डेफिनेशन पोर्शन का आता है। दूसरा पोर्शन मशीनरी का आता है, मशीनरी एंड पार्ट्स। किस किस की? ऑफ कोर्ट्स, ऑफ पुलिस और कोर्ट की क्या क्या पार्ट्स रहेंगी। क्लियर? अब कोर्ट्स इसमें आगे दो तरह के रहेंगी, सबसे पहले जुडिशियल और फिर एग्जीक्यूटिव। क्लियर? अब ये किस शब्द का क्या मतलब है वो पता चलेगा डेफिनेशंस, जो कि बेसिकली दे रखी है सेक्शन 2 में। मैं सेक्शन और चैप्टर इसके बाद लिखूंगा, पहले समझा दूं भैया। ये है डेफिनेशंस, ये है इसकी मशीनरी, देश में क्रिमिनल लॉ मशीनरी क्या है। और फिर आते हैं प्रिवेंटिव प्रोविजंस कि क्राइम हो ही ना, क्राइम होना ही नहीं चाहिए। क्राइम की जरूरत कब पड़ती है? जब एक इंसान जो चाहता है वो उसको मिल नहीं रहा, जिसकी उसको जरूरत है उसे मिल नहीं रही है। इसलिए चैप्टर 9 बनाया मेंटेनेंस। हर इंसान को अपने बीवी बच्चों को और बूढ़े माँ बाप को मेंटेनेंस, भरण पोषण के लिए पैसा देना होगा, के लिए चीजें प्रोवाइड करनी होंगी। समझ में आया? फिर मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, ठीक है, इस तरह के चैप्टर्स मेंटेनेंस प्रोविजंस, प्रिवेंटिव प्रोविजंस बनाए गए। क्लियर? और फिर आता है प्यूनिटिव प्रोविजंस। अगर क्राइम हो गया तो क्या होगा? पहले ये चैप्टर 12 से स्टार्ट हो जाता है। चैप्टर 12 से बेसिकली स्टार्ट हो जाता है प्यूनिटिव प्रोविजंस। चैप्टर 12 से पहले ऐसा हार्ड एंड फास्ट मैं इसको नहीं बोलूंगा, क्योंकि चैप्टर 13 जो है वो प्यूनिटिव नहीं है। चैप्टर 13 जो है वो इससे रिलेटेड है, चैप्टर 13। क्लियर? तो दिस नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल, बेसिकली आइडिया देने के लिए है। सबसे पहले किस शब्द का क्या मतलब है, देश की क्या क्रिमिनल लॉ मशीनरी है, प्रिवेंटिव प्रोविजंस और फिर प्यूनिटिव प्रोविजंस, कि अगर क्राइम होगा तो क्या होगा, उसके बाद क्या प्रोसीजर फॉलो होगा। क्लियर? अब एक एक को हम पकड़ते हैं। सबसे पहले आ जाओ डेफिनेशंस को। आप देखिए डेफिनेशंस में जो जो वर्ड्स इस बेर एक्ट में आएंगे, इस लॉ में आएंगे, जैसे प्लीडर कौन है, प्लेस क्या है, सब डिवीजन क्या है, समन केस, कॉग्निजेबल केस, वारंट केस, ये सब इसमें आ गया। इंक्वायरी क्या है, इन्वेस्टिगेशन क्या है, इन सब की, हाई कोर्ट वर्ड का मतलब क्या है, इन सब डेफिनेशन को दिया गया है सेक्शन 2 में। सेक्शन 1 आप देख चुके हैं, शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट का है। फिर उसके बाद आते हैं अगले चैप्टर्स। आप सिर्फ सीआरपीसी का इंडेक्स देखें, इंडेक्स निकाल के रखें। हमारी जो मशीनरी दी गई है कोर्ट्स में, क्लियर, सारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेस दिया गया है किसमें? चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, 2, 3 और 4। तो आप यहां लिख सकते हैं चैप्टर 2, 3, 4।
जहां पर 2 क्या है, कोर्ट्स की मशीनरी के बारे में बात हुई है, और 3 और 4 क्या है, उनकी पावर्स की बात हुई है। फिर चैप्टर 5 अरेस्ट ऑफ पर्सन से डील करता है। अब अरेस्ट को हम कहां डालेंगे, हम प्रिवेंटिव में डालेंगे या प्यूनिटिव में डालेंगे, दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है। एक इंसान कुछ गुनाह करने वाला है, गुनाह ना कर सके, इसके लिए भी उसको अरेस्ट किया जा सकता है, जिन्हों आप देसी भाषा कहते हैं, जैसे देसी भाषा में कहते हैं 751 बना दी पुलिस ने। क्या बना दी, ये उस इंसान पर 751 का पर्चा हो गया। 751 का पर्चा, कोई बताना चाहेगा क्या होता है 751 का पर्चा, जबकि 484 नंबर सेक्शन तक है, आईपीसी 511 तक है, तो 751 क्या है, दिस इज कंबाइंड रीडिंग ऑफ 107 एंड 151 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ये 2 सेक्शंस की कंबाइंड रीडिंग है 151। जनरली 2 आदमी लड़ते हुए पकड़े गए, ठीक है, लड़ रहे थे, ठीक है, पुलिस क्या बना देती है 751, यानी 107 151। ये क्या कहते हैं, अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करने वाला है तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट ना कर सके, उसको प्रिवेंट करने के लिए पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है। और 107 कहती है फिर उस इंसान को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के आगे पेश किया जाएगा, जो बेल बॉन्ड पर उसको रिलीज करेगा। क्लियर, तो ये हो गए प्रिवेंटिव प्रोविजंस। प्रिवेंटिव प्रोविजंस में और क्या क्या आ जाता है, देखिए इसके बाद चैप्टर नंबर 8 से शुरू हो जाता है जी, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस फॉर गुड बिहेवियर। 8, 9, 10, 11, 8, 9, 10, 11 ये सब इससे डील करते हैं। 8, 9, 10, 11। फिर आते हैं प्यूनिटिव, जब एक क्राइम हो गया उसके बाद क्या होगा, स्टार्ट हो गया चैप्टर 12 ऑनवर्ड्स, जो बेसिकली आज मैं डील करने वाला हूं। मैं स्टार्ट विद, तो आज ये प्रिवेंटिव था, जिसको मिसलेनियस का जब मैं लेक्चर लूंगा तब मैं सारा समझाऊंगा। इसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आ जाते हैं, और वो कौन कौन से हैं, अरेस्ट और दूसरा मेंटेनेंस, चैप्टर 9। क्लियर, 12 से पहले वालों में 2 सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। फिर बी ग्रेड में अगर कोई आ जाते हैं वो है चैप्टर 6, ठीक है, और एक कोर्ट्स की पार्स, जो सेक्शन 28, 29 किस मजिस्ट्रेट की क्या पार है। अभी थोड़ा ब्रीफ कर देता हूं इसको, फिर हम प्यूनिटिव पर चलते हैं, ठीक है। मैं सबसे पहले पकड़ना चाहूंगा मशीनरी एंड पार्स, क्योंकि आप भी सीआरपीसी को तभी अच्छे से समझ पाएंगे जब आपको ये क्लियर होगा। समझिए, हमारे इंडिया में कोर्ट्स किस किस लेवल्स पर होती हैं। क्लियर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि सीआरपीसी में 2 शेड्यूल दिए हुए हैं। इन द एंड शेड्यूल 1 में 2 टेबल है। पहले टेबल 1 में बताया गया है बाय विच कोर्ट एन ऑफेंस इज ट्राइबल, जहां पर 3 तरह की एंट्रीज मिलती हैं। कौन कौन सी, ट्राइबल बाय एनी मजिस्ट्रेट, ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन। तो वहां से उस चीज को मैं आगे बढ़ाता हूं। मैंने कहा था मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा। समझिए, सबसे लोएस्ट रैंक का जुडिशियल ऑफिसर कौन है। हम जब आप लोगों में ज्यादातर लोग जज बनना चाहते हैं, ठीक है, तो जज बनने के बाद आपको जो पहली पोस्टिंग मिलती है, अगर आपकी पोस्टिंग हरियाणा या कहीं पर भी होती है, हरियाणा में, पंजाब में या चंडीगढ़ में होती है, दिल्ली में होती है, ज्यादातर क्या पोस्टिंग मिलती है, जेएमआईसी। सबने बोला जेएमआईसी कि सबसे पहले हम क्या बन जाते हैं, जेएमआईसी। यहां पे मैं लिखूंगा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। मगर ये भी बता दूं कि हमारे यहाँ बीच में कुछ हिमाचली स्टूडेंट्स भी बैठे हैं, तो हिमाचल में जब आप बनते हैं तो आप बनते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। मध्य प्रदेश में भी क्या बनते हैं आप, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। ये क्या चक्कर है। और पूरा रैंक अगर कोई मध्य प्रदेश में या हिमाचल में जज लगता है तो उसका होता है सिविल जज जूनियर डिवीजन कम जुडिशियल मजिस्ट्रेट कम जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। इसके ऊपर कौन है, सिविल
जज सीनियर डिवीजन, सीनियर डिवीजन। पहली भर्ती असूलन ये होती है, सिविल जज जूनियर डिवीजन। फिर प्रमोशन के बाद आप बनते हैं सिविल जज सीनियर डिवीजन, और उसके बाद आप बनते हैं क्या, सीजीएम। उसके बाद आप सेशन में जाते हैं, उसके ऊपर है असिस्टेंट सेशन जज, सेशन जज। उसके ऊपर एडिशनल सेशन जज, उसके ऊपर सेशन। मुझे पता है कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि ये असिस्टेंट सेशन जज तो हरियाणा में, पंजाब में सुनने में नहीं आता। इट इज द स्टेट गवर्नमेंट टू डिसाइड whether or not to have the post of assistant session judge in a state or not. There are some states in India having the post of assistant session judge, some are not having the post of assistant session judge. उसी तरह से CGM के नीचे एक और पोस्ट additional चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ये भी कुछ स्टेट्स में है, कुछ में नहीं है, जनरली सब में होता है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी सीजीएम। अब इनकी पार्ट्स में क्या फर्क है, देखिए सबसे पहले यहां वर्ड यूज हो रहा है जज, यहां वर्ड मैजिस्ट्रेट। तो अगला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जज एंड मैजिस्ट्रेट। सिविल केस में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है वो जज होता है, क्रिमिनल कोर्ट में, क्रिमिनल केस में वही इंसान क्या होता है, मैजिस्ट्रेट। ये कॉम्पनसेशन देगा, ये पनिशमेंट देगा। क्लियर, ओके। और जो पहला रैंक वैसे यहां बनता है चंडीगढ़ में खास करके, वो बनता है सिविल जज जूनियर डिवीजन कम जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। पहली भर्ती ये होती है, समझ में आया जी, दिस वन। दिस इज द फर्स्ट पोस्टिंग। क्यों, यहां पर जूनियर डिवीजन वाले को ही फर्स्ट क्लास की पास दी होती है। तो क्या फर्क है, मैक्सिमम कितनी पनिशमेंट दे सकता है सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, एनीबडी? कितने साल की सजा सुना सकता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास? निकालिए सेक्शन 28 एंड 29, फिर जवाब दीजिए। गलत जवाब दिया बेबी स्टूडेंट्स ने। 28 एंड 29 ये दो ऐसे सेक्शंस हैं जो बताएंगे इन सब की पावर्स क्या हैं। देखते हैं कौन सबसे पहले बताता है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास कितना फाइन लगा सकता है और कितनी पनिशमेंट, एनीबडी? 5,000 रुपए तक का फाइन लगा सकता है, 5,000 रुपीज तक का फाइन। बिना बेरट के आज का लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा। क्लियर, 5,000 रुपीज तक का फाइन लगा सकता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। ठीक है, और कितनी पनिशमेंट दे सकता है, कितना? 1 ईयर, 1 साल की सजा सुना सकता है। और उसके ऊपर आता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, वो कितने साल की सजा सुना सकता है? 3 इयर्स। कितना फाइन लगा सकता है? 10,000। मिल गया आंसर। और उसके बाद देखिए सीजीएम की पार्ट और एसीजीएम की सेम होगी। ठीक है, एसीजीएम होना जरूरी नहीं होता है, किसी एक सीनियर डिवीजन फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को सीजीएम भी बनाया जा सकता है टू असिस्ट इन द वर्क ऑफ सीजीएम। तो ये 7 इयर्स की पनिशमेंट दे सकता है। और कितना फाइन लगा सकता है? एनी फाइन। उसके बाद देखिए असिस्टेंट सेशन जज, जो हर स्टेट में नहीं होता। ऐसे ही सिविल जज तो सिविल जज फर्स्ट डिवीजन तो जूनियर डिवीजन सब में होगा। जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़ होते ही नहीं। दिल्ली में तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं जो है विच इज इक्विवेलेंट टू जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। तो सीजीएम कितनी सा? इतनी। असिस्टेंट सेशन जज 10 साल। मगर डेथ पेनल्टी या लाइफ इंप्रिजनमेंट अवार्ड नहीं कर सकता असिस्टेंट सेशन जज। मैंने स्टार लगाया है, नॉट एवरी स्टेट इज हैविंग द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सेशन जज। स्टेट गवर्नमेंट टू डिसाइड वेदर और नॉट टू हैव द पोस्ट ऑफ सेशन जज। आता है एडिशनल सेशन जज। ये दोनों की पार्ट्स बराबर होती हैं, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज और एडिशनल सेशन जज। ये कितनी सजा सुना सकते हैं? डेथ पेनल्टी, लाइफ इंप्रिजनमेंट,
ठीक है, कितनी भी सजा सुना सकते हैं, ठीक है, और साथ में फाइन भी, एनी फाइन, एनी फाइन। असिस्टेंट सेशन जज कितना ही फाइन लगा सकता है, समझ में आया। मगर जब हम लिखते हैं कि एडिशनल सेशन जज और सेशन जज जो हैं वो डेथ पेनल्टी भी अवार्ड कर सकते हैं, तो इसके साथ में बताना जरूरी है, डेथ पेनल्टी अवार्ड कर सकते हैं, इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। इंप्लीमेंटेशन यानी एग्जीक्यूशन के लिए एक स्टेप एक्स्ट्रा है, वो क्या है? कंफर्मेशन बाय हाई कोर्ट। कहां लिखा है? सेक्शन 366 निकालिए, सेक्शन 366 और देखिए उसको, कंफर्मेशन ऑफ डेथ पेनल्टी बाय हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट डेथ पेनल्टी अवार्ड करने को सही ठहराती है, केवल तभी उसकी डेथ पेनल्टी को इंप्लीमेंट यानी एग्जीक्यूट किया जाएगा। इज माय पॉइंट क्लियर? क्या मैं चलूं आगे? और आगे चलते हैं। सो यहां से हम आगे बढ़ते हुए अब आपको लेके चलेंगे कहां? प्यूनिटिव प्रोविजंस की तरफ। क्लियर? उससे पहले एक बार और बता दूं मेंटेनेंस के बारे में, ठीक है जी। थोड़ा सा मेंटेनेंस के बारे में बताता हूं, फिर आगे चलते हैं। लेट्स स्टार्ट विद मेंटेनेंस नाउ। मेंटेनेंस को लेकर 2 चैप्टर्स दिए गए हैं और वो 2 चैप्टर्स कौन कौन से हैं निकालें आप। चैप्टर मेन चैप्टर 9 सबसे मेन चैप्टर है इसमें। चैप्टर 9, चैप्टर 10। हमारी क्रिमिनल लॉ मशीनरी ये मानती है कि अगर सबकी जरूरतें पूरी हो रही हैं तो शायद ऑफेंस होगा ही नहीं, और सबकी जरूरतें पूरी हो इसको एंश्योर करने के लिए बनाया गया है चैप्टर मेंटेनेंस, चैप्टर 9, चैप्टर 10। लेट्स स्टार्ट विद मेंटेनेंस। सबसे पहले चैप्टर 9 सेक्शन 125, मैं इसे ब्रीफ में बताऊंगा, ठीक है, कि वाइफ, चिल्ड्रन और पेरेंट्स का भरण पोषण का अधिकार है सेक्शन 125 में। हर इंसान हु इज एबल, फिजिकली हु इज एबल, हु कैन, उसको क्या करना होगा? अपनी वाइफ को मेंटेनेंस, भरण पोषण देना होगा। क्लियर? और उसके बच्चे, ठीक है, वो चाहे लेजिटिमेट है चाहे वो इलेजिटिमेट है, उनका भी पालन पोषण करना होगा जब तक वो माइनर है। क्लियर? और पेरेंट्स, एज ओल्ड पेरेंट्स, उनका भी आपको भरण पोषण करना होगा। फाइन, ठीक है। अब इससे कई बातें जुड़ जाती हैं। सबसे पहले वाइफ को लेकर हम बात करें तो वाइफ के जैसे कुछ और भी रिलेशंस पैदा हो जाते हैं कई बार, जैसे मिस्ट्रेस। क्या मिस्ट्रेस को भी मेंटेन करना जरूरी है? आंसर नो। कॉन्कुबाइन, घर में काम करने वाली लेडी, ठीक है, जिसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स भी कर रहा है एक आदमी, क्या उसको भी मेंटेनेंस देना जरूरी है? नहीं। क्या 125 में मेंटेनेंस मांग सकती है? आंसर नहीं, ठीक है। देन लिव इन पार्टनर, आजकल बहुत ज़्यादा जजमेंट्स में, न्यूज़ में इसका जिक्र आ रहा है। लुका छुपी नाम की मूवी बनी है, ठीक है, जहाँ पर लिव इन रिलेशनशिप होने को सही ठहराया जा रहा है, ठीक है जी। सो लिव इन पार्टनर क्या मेंटेनेंस 125 सीआरपीसी में क्लेम कर सकती है? आंसर है नो, पर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में क्लेम कर सकती है। क्लियर? कोर्ट ने बहुत लिबरली इंटरप्रेट किया रिलेशन वर्ड को, डोमेस्टिक रिलेशन को, जो कि दिया गया है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में, और कहा यस ए लिव इन पार्टनर कैन आल्सो क्लेम मेंटेनेंस ऑल्दो नॉट इन सीआरपीसी बिकॉज शी इज नॉट अ वाइफ बट अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। क्लियर? और भी बड़ा ज़बरदस्त चैप्टर है, ठीक है, एक स्पेशल वीडियो इसके लिए होगा जो आप लोगों को अवेलेबल मैं कराऊंगा, ठीक है जी, इसके ऊपर। देन चिल्ड्रन, मैरिड माइनर डॉटर का एक इशू पैदा होता है कि माइनर मैरिड डॉटर, माइनर चाइल्ड है, मेंटेनेंस लेते पर उसकी तो मैरिज हो गई है, तो क्या वो भी मेंटेनेंस अपने फादर से ले सकती है? नहीं ले सकती। पर अगर उसका हस्बैंड उसको मेंटेन नहीं कर पा रहा तो वो भी ले सकती है। तो इस तरह कई इश्यूज इसमें आएंगे। फिर पेरेंट्स, क्या स्टेप पेरेंट्स मेंटेनेंस ले सकते हैं?
स्टेप पेरेंट्स भी मेंटेनेंस ले सकते हैं अगर उनका या तो अपना खुद का कोई बायोलॉजिकल बच्चा नहीं है या बच्चा है पर वो मेंटेनेंस कर नहीं सकता। इज माय पॉइंट क्लियर? ठीक है, तो ये सब चीज़ें किस में आ गई? मेंटेनेंस में। फिर आता है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी, कि जैसे धारा 144 देखिए, इसमें बहुत फेमस है, पावर टू इशू ऑर्डर इन अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस और एप्रीहेंडेड डेंजर। हम बहुत बार न्यूज़ पेपर्स में पढ़ते हैं कि धारा 144 लग गई, तो कभी भी 5000 लोगों को इकट्ठे नहीं होने देना, इस तरह के ऑर्डर्स डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पास कर सकता है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना किसका काम है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो उसके अंडर काम करते हैं बाकी सब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स, उससे डील करता है चैप्टर मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी, चैप्टर 10। क्लियर? देन चैप्टर 11 भी देख लीजिए, प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस। अभी मैं बता के हटा हूं इसमें, सेक्शन 151, अरेस्ट कर सकती है पुलिस उस आदमी को जो कॉग्निजेबल ऑफेंस करने वाला है। अब आते हैं, ये मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दी आपको चैप्टर 12 से पहले की। मशीनरी क्या है, सबसे नीचे कौन सी कोर्ट, उसके ऊपर कौन, ठीक है जी, कौन कितनी पावर्स रखता है, ठीक है, प्रिवेंटिव। अब आता है मेन जिसके लिए आज आप यहां बैठे हैं, और वो है प्यूनिटिव। असली प्रोसीजर क्या है? क्राइम हो जाने के बाद एक इंसान को पनिशमेंट तक लेके जाने के लिए क्या मशीनरी है? लेट्स स्टार्ट विद इट। सीआरपीसी की असली कहानी देखिए, हम ब्रॉडली जो डिवाइड कर सकते हैं सीआरपीसी को 4 पार्ट्स में कर सकते हैं। क्लियर? सबसे पहला पार्ट इन्वेस्टिगेशन, क्लियर? और फिर उसके बाद इंक्वायरी, और उसके बाद ट्रायल, और उसके बाद मिसलेनियस, जैसे बेल, अरेस्ट, मेंटेनेंस, ठीक है, और प्रोसेसेस टू कंपेल अपीयरेंस ऑफ पर्सन्स, यानी कि चैप्टर 6 ऑफ सीआरपीसी, इसे सब मैं इसमें डाल दूंगा। क्लियर? अब मैं पूरा सीआरपीसी इन 4 पार्ट्स में डिवाइड करके चलूंगा। क्लियर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल? सेक्शन 2 में देखिए आपको मिलेगा इनका मतलब। सबसे पहले डेफिनेशन पोर्शन है, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्शन 2। हर चीज का मतलब दिया हुआ है। देखिए 2H सबसे पहले, उसके बाद देखिए 2G। 2H क्या आता है? 2H खिली आप पढ़िए। Investigation includes all the proceedings under this code for the collection of evidence conducted by a police officer or by any person other than a magistrate who is authorized by a magistrate in his behalf। अब इसमें अंडरलाइन करने वाली बात क्या है? ठीक है, 2 चीजें। सबसे पहला कलेक्शन ऑफ एविडेंस, अंडरलाइन कीजिए, और दूसरा बाय पुलिस ऑफिसर और बाय एनी अदर पर्सन इफ ऑथराइज्ड बाय मजिस्ट्रेट। समझिए, तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन कहां दी है? 2H में। इंक्वायरी कहां दिया हुआ है? सेक्शन 2G में। क्लियर? और इसके बाद ट्रायल देखिए कहां दिया है? सेक्शन 2 में दिया है, यहां लिख दिया नोवेयर डिफाइंड, नोवेयर डिफाइंड इन सीआरपीसी। और हमें पता चल गया इसका एम यानी इसका पर्पस क्या है? टू कलेक्ट एविडेंस, टू कलेक्ट एविडेंसेस। इंक्वायरी, अब 2G देखिए, मीन्स एवरी इंक्वायरी, 2G मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय अ मजिस्ट्रेट। वो सब कुछ जो एक मजिस्ट्रेट कर रहा है अदर देन ट्रायल, ठीक है, मीन्स एवरी इंक्वायरी, इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी, इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल। ट्रायल भी एक तरह की इंक्वायरी है, इंक्वायर करना, उसकी तह तक जाना मामले की, दोषी एक इंसान है या नहीं। ट्रायल का जो एम है वो क्या है? टू डिसाइड बिटवीन एक्विटल
एंड कन्विक्शन कि बाइज्जत बरी किया जाए, यानी एक्विटल बाइज्जत बरी कर देना, कन्विक्शन दोषी करार देना। क्लियर? तो इन दोनों के बीच में क्या डिसाइड करना है, इसे कहते हैं ट्रायल। क्लियर? और सबूत ढूंढने को क्या कहते हैं, ये। मगर इनके बीच में एक चीज आ सकती है, मैंने ये नहीं कहा आती है, मैंने बोला आ सकती है। मजिस्ट्रेट में गो फॉर इंक्वायरी, कि जो चीज उसके सामने रखी जा रही है, हो सकता है वो कहे मैं नहीं मानता, मैं अपना दिमाग लगाऊंगा, लेट मी अप्लाई माई माइंड। मैं ये नहीं कहता कि मैंने ट्रायल शुरू कर दिया। ट्रायल शुरू करने से पहले अगर मैं अपना माइंड अप्लाई करना चाहता हूं, तुम्हारी सुनूंगा, तुम्हारे दस्तावेज देखूंगा, फिर फैसला लूंगा। टू नो द ट्रुथ ऑफ अ थिंग, एक चीज की सच्चाई, एक ट्रुथ ऑफ अ थिंग जानने के लिए, ट्रुथ ऑफ अ मैटर जानने के लिए। तो यहां लिख दो इसका एम क्या है, टू नो ट्रुथ ऑफ अ मैटर। एक मैटर का ट्रू क्या है, सच क्या है, उसको जानने के लिए एक इंक्वायरी कर सकता है। कंप्लेंट आई, कंप्लेंट के बाद भी इंक्वायरी 202 में ऑथराइज है, मजिस्ट्रेट कर सकता है। एक चलान पेश हुआ, उसके बाद भी वो अपना दिमाग लगा सकता है डायरेक्टली कॉग्निजेंस लेने से पहले। समझ में आया? अब हमेशा ही जो इंक्वायरी होगी वो कौन करेगा, बाय मैजिस्ट्रेट। चाहे मजिस्ट्रेट करेगा, मगर फिर भी ये जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है, इट इज क्वासी जुडिशियल, क्वासाई जुडिशियल इन नेचर, क्वासाई जुडिशियल इन नेचर। जबकि ट्रायल जुडिशियल इन नेचर है, जुडिशियल इन नेचर है। What's the difference? When is a proceeding called judicial in nature and when a proceeding is called not judicial in nature या quasi judicial? अगर तो on oath statements ली जा रही हैं तो वो judicial nature की proceedings है। अगर statements on oath नहीं ली जा रही हैं तो वो judicial नहीं है। क्लियर? स्टेटमेंट यहां भी ली जा रही है पर यहां पुलिस ले रहा है, तो इसलिए ये एग्जीक्यूटिव इन नेचर है, एग्जीक्यूटिव इन nature. It is by police officer or any other person when authorized by a magistrate. अगर आप देखते हैं सेक्शन 202 में रिलेटेड टू पोस्टपोनमेंट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोसेस, वहां पर भी आपको ये वर्ड मिलेगा, मजिस्ट्रेट में ऑथराइज एनी अदर पर्सन टू कंडक्ट एन इन्वेस्टिगेशन। इज माई पॉइंट क्लियर? क्या मैं चलूं आगे? तो इन्वेस्टिगेशन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? इन्वेस्टिगेशन का स्टार्टिंग पॉइंट है एक ऑफेंस, एक ऑफेंस हुआ। अब जो ऑफेंस होगा जाहिर सी बात है वो या तो कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, या तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा या फिर वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। अगर वो कॉग्निजेबल है डिफाइंड इन 2C, नॉन कॉग्निजेबल है डिफाइंड इन 2L, तो इस केस में जहां पर भी ऑफेंस कॉग्निजेबल है, पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट एंड पुलिस कैन स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट। कहां दिया है? 156 में। उससे पहले कॉग्निजेबल केस में एक पुलिस ऑफिसर लॉन्च करेगा FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एक कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में जो सूचना मिली है पुलिस को, जो पहली सूचना मिली है उसके आधार पर बनी रिपोर्ट को हम कहते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की डेफिनेशन बताएं किस सेक्शन में लिखी है? क्या सेक्शन 2 जो डेफिनेशंस का सेक्शन है उसमें लिखा है? आंसर नहीं। कौन सा सेक्शन डील करता है FIR से? सेक्शन 154। और हर चीज की एक एंट्री होती है रोजनामचे में, जनरल डायरी में, जिसे रोजनामचा भी कहते हैं। तो अगर एक छोटा ऑफेंस है यानी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो केवल उसकी डेली डायरी रिपोर्ट यानी कि जनरल डायरी में एंट्री होती है, जो कि किस सेक्शन में है? 155। फिर से बोल रहा हूं, ऑफेंस हुआ
ऑफेंस की डेफिनेशन मैंने करवा दी थी 2N में, N फॉर नागालैंड, ठीक है जी। 2N में डेफिनेशन है ऑफेंस की, और आईपीसी में कहाँ है, सेक्शन 40 में है। जहां पर भी लॉ ने अगर किसी चीज के लिए कुछ पनिशमेंट प्रिस्क्राइब कर रखी है किसी एक्ट के लिए या ओमिशन के लिए, तो वो क्या है, ऑफेंस। ऑफेंस कैसा होगा, या कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल। कैसे पता चलेगा एक ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल, शेड्यूल 1 टेबल 1 एंड टेबल 2, जो एंड ऑफ सीआरपीसी में शेड्यूल दे रखा है, टेबल दे रखा है, वहां से पता चलेगा ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल। और बड़ा ऑफेंस है तो एफआईआर, यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर, छोटा ऑफेंस यानी कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में सिर्फ डीडीआर। क्लियर। और इसके तुरंत बाद एक पुलिस ऑफिसर का काम शुरू हो गया, क्रिमिनल लॉ मशीनरी कम्स इनटू मोशन, और फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बननी स्टार्ट हो गई है, ठीक है, बन गई है। तो हरकत में आ गया आईओ, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। सबसे पहला काम वो क्या करेगा, एफआईआर की कॉपी को भेज देता है कोर्ट में। मगर उससे पहले उसको ये दिमाग जब लगा रहा है कि कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल, उसको पता है यहां पर विदाउट ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट, और यहां पर आफ्टर ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी। फिर से बोल रहा हूं, कॉग्निजेबल ऑफेंस में आफ्टर, कॉग्निजेबल ऑफेंस में विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन विल स्टार्ट, और नॉन कॉग्निजेबल केस में आफ्टर द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन विल स्टार्ट। ये बात कहां लिखी है, 156 में। ये बात लिखी है 156 में। 154 बता दिया, 155 बता दिया, 156 बता दिया, और हो गई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई। एक ऑफेंस हुआ, या तो मैं आगे रब कर रहा हूं, आप इसे नीचे नीचे बनाते जाना, एक पूरा चार्ट बनेगा ये। क्लियर। 156 में लिखा है कि अगर तो कॉग्निजेबल है तो विदाउट ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट, नॉन कॉग्निजेबल है तो आफ्टर द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगा। बोथ थिंग्स गिवन इन 156। ये कंटिन्यूएशन में पूरी कहानी चलेगी एंड तक। क्लियर। अब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई, सबसे पहला काम मैंने 154 बता दिया, 155 बताया, 156। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई तो सबसे पहला काम, सूचना जाएगी किसके पास, इलाका मजिस्ट्रेट। आप लोग जज बनेंगे, आपको एक इलाका मिलेगा, आप मजिस्ट्रेट बनेंगे, आपको एक इलाका मिलेगा, उस इलाका में लॉ एंड ऑर्डर आपने देखना है। क्लियर। प्यूरिटिव सब कुछ आपने संभालना है वो। तो 157 के तहत आपको रिपोर्ट आ जाएगी, एफआईआर की कॉपी आएगी, आपको बताया जाएगा इस केस में किस पुलिस ऑफिसर को आईओ अपॉइंट किया गया है। ये एफआईआर हुई है, इसका ये आईओ है। आईओ यानी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, किसी एक पुलिस ऑफिसर को आईओ बनाते हैं। क्लियर। और इसे हम कहते हैं अकरेंस रिपोर्ट। ध्यान रहे, अकरेंस रिपोर्ट, ये वर्ड आपको नहीं लिखा मिलेगा बेयर एक्ट में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के, ठीक है जी, बट इट एग्जिस्ट। ठीक है जी। इसके अलावा भी जब मर्जी इलाका मजिस्ट्रेट पुलिस को बोल सकता है मुझे टाइम टू टाइम सूचित करो इस केस में क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट की ऐसी बहुत जजमेंट्स हैं जिसमें यह कहा गया है इलाका मजिस्ट्रेट स्टेटस जान सकता है, स्टेटस रिपोर्ट मंगवा सकता है किससे, पुलिस से, रेडी टू एन इन्वेस्टिगेशन। कहीं मानवाधिकारों की यानी ह्यूमन राइट्स की वॉल्यूशन तो नहीं हो रही है, क्या इन्वेस्टिगेशन सही तरह हो रही है, नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट अलाउज जुडिशरी कंट्रोल्ड जुडिशरी मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन बट डज नॉट अलाउ जुडिशरी कंट्रोल्ड इन्वेस्टिगेशन। कोर्ट मॉनिटर कर सकती है इन्वेस्टिगेशन को, कोर्ट कंट्रोल नहीं कर सकती। समझ में आया। देन 157, 158, 159 इन तीनों को बेरट में से एक बार देखिए। 158 में लिखा है कि जो कुछ भी मसौदा भेजा जाएगा कोर्ट में,
उस पर एंडोर्समेंट सिग्नेचर्स होते हैं किसके? सुपीरियर पुलिस ऑफिसर के। हमेशा सुपीरियर पुलिस ऑफिसर को एंडोर्समेंट के लिए भेजता है। जैसे कि चौकी इंचार्ज होता है, चौकी इंचार्ज जब एक केस बनाता है तो उसको देखिए 158 के वर्ड्स को, every report sent to a magistrate under section 157 shall, if the state government so directs, be submitted through such superior officer of police। तो जनरली एसएचओ के साइन होते हैं। क्लियर? एसएचओ सुपीरियर पुलिस ऑफिसर माना जाता है। मैं फिर से बता रहा हूं जी, पुलिस की हायरार्की क्या है? एसएचओ, एसएचओ यानी स्टेशन हाउस ऑफिसर, ओके। उसके एक लेवल नीचे आ जाता है चौकी इंचार्ज। ये किसका इंचार्ज होता है? ये पुलिस स्टेशन का इंचार्ज होता है। पुलिस स्टेशन का इंचार्ज एसएचओ, एसएचओ और पुलिस स्टेशन के नीचे की चीज क्या होती है? पुलिस पोस्ट। पुलिस पोस्ट, पुलिस पोस्ट का इंचार्ज होता है, चौकी इंचार्ज भी कहते हैं, चौकी इंचार्ज या सिर्फ इंचार्ज। क्लियर? चंडीगढ़ में ये सब इंस्पेक्टर लेवल का एक ऑफिसर होता है। क्लियर? एसएचओ जनरली इंस्पेक्टर रैंक का होता है, लेकिन एक सब इंस्पेक्टर को भी लगाया जा सकता है एसएचओ। तो 3 स्टार, इंस्पेक्टर को 3 स्टार्स होते हैं और सब इंस्पेक्टर के पास 2 स्टार लगे होते हैं। क्लियर? और एसएचओ से ऊपर होता है डीएसपी, डीएसपी से ऊपर होता है एसपी, एसपी से ऊपर एसएसपी, से ऊपर आईजी। कई जगह कमिश्नरेट सिस्टम भी है, एसीपी एंड डीसीपी बनते हैं इनके साथ। चौकी इंचार्ज से नीचे अगर हम बात करें तो ये सब इंस्पेक्टर है, तो उसके नीचे एएसआई। क्लियर? एएसआई के नीचे होते हैं हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और उसके नीचे है कांस्टेबल। क्या एएसआई लेवल के एक इंसान को आईओ अपॉइंट किया जा सकता है? आंसर इज यस। जनरली सिंगल स्टार है एएसआई, डबल स्टार है सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के होते हैं 3 सितारे, 1 2 3 स्टार। यहां पर शोल्डर पे स्टार्स होते हैं। क्लियर? तो आईओ हमेशा जनरली देखा गया है इसको अपॉइंट किया जाता है। पर देखिए सेक्शन 36 कौन क्या काम करता है पुलिस में। सेक्शन 36 देखिए, ये मैं बता चुका हूं। 158 कहता है कि अक्यूरेसी रिपोर्ट जो जाएगी वो एसएचओ के साइन के बाद जाएगी। एसएचओ डायरेक्शंस दे सकता है सब इंस्पेक्टर को और एएसआई को कैसे काम करना है, कैसे इन्वेस्टिगेशन करनी है। सेक्शन 36 क्या कहता है? मिल गया आपको? 36 कहता है पावर्स ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ पुलिस। क्लियर? पुलिस ऑफिसर्स सुपीरियर इन रैंक टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ police station may exercise the same powers throughout the local area to which they are appointed as may be exercised by such officer within the limits of his station। SHO का स्टेशन, SHO जो होता है उसकी जो पावर्स हैं उसके ऊपर वाले वो सभी पावर्स एक्सरसाइज कर सकते हैं जो एक SHO कर सकता है। अब SHO होता कौन है? देखिए सेक्शन 2O, सेक्शन 2O जो एक पुलिस स्टेशन का इंचार्ज होता है, और अगर वो नहीं है तो उसे इमीडिएट लोअर रैंक का जो भी आदमी होगा वो एसएचओ के बराबर होगा, प्रोवाइडेड ही इज नॉट अ कांस्टेबल। मोर देन कांस्टेबल होना चाहिए। मिल गया? मोर देन कांस्टेबल होना चाहिए और पोस्टेड इन द पुलिस स्टेशन होना चाहिए, और जो सबसे हाईएस्ट रैंक का है वो एसएचओ है। इज माय पॉइंट क्लियर? तो ये था मशीनरी। तो 157 कहता है अगर कोई एफआईआर हुई है, अगर कोई भी ऑफेंस हुआ है, चाहे एफआईआर है, डीडीआर है, सबकी रिपोर्ट इलाका मजिस्ट्रेट के पास जाएगी
और अगर तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, एफआईआर हुई है तो इन्वेस्टिगेशन चलेगी, और अगर वो नॉन कॉग्निजेबल है तो मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी। इज माय पॉइंट क्लियर? अब मैं आगे चलता हूं और आपको बताता हूं 159 के बारे में। 158, 159 ये था प्रोसीजर सुपीरियर पुलिस ऑफिसर। 159 कि जब, अब देखो, पुलिस से सूचना किसके पास पहुंच गई? मजिस्ट्रेट के पास। तो 159 कहता है पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। सच मजिस्ट्रेट ऑन रिसीविंग सच रिपोर्ट में डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन और इफ ही थिंक्स फिट एट वंस प्रोसीड। यानी जब उसको पता चल गया, अक्रेंस रिपोर्ट आ गई, तो या तो वो खुद वहां पहुंच सकता है या फिर किसी अपने सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट को भी इंक्वायरी, प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करने को कह सकता है। पुलिस को भी इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर्स दे सकता है। क्लियर? नाउ कमिंग टू 160, 160, 161, 162, ये तीनों को एक साथ जोड़ के पढ़ना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस। पुलिस कैसे काम करेगी? 160 में बुलाएगी, आओ भाई थाने आओ, हमने तुम्हारे बयान लेने हैं। पुलिस किसी को भी, वन हु इज एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स ऑफ द केस, जो इंसान जिसके पास उस केस को लेकर कुछ सूचना है, एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स ऑफ द केस, फिर चाहे वो विक्टिम है या वो एक्यूज्ड है या फिर वो विटनेस है, किसी को भी पुलिस बुला सकती है थाने बयान लेने के लिए। चौकियां बुलाया जाता है बयान लेने पर, इसकी भी एक्सेप्शंस हैं। लेडीज को नहीं बुलाना, 65 ईयर्स से ज़्यादा एज के बूढ़े इंसान को नहीं बुलाना, 15 साल से कम उम्र के बच्चे को नहीं बुलाना, हैंडीकैप को नहीं बुलाना, डिसेबल्ड को नहीं बुलाना, चाहे वो मेंटली हैंडीकैप है, चाहे वो फिजिकली हैंडीकैप है, चाहे वो टेम्परेरी हैंडीकैप है या परमानेंटली हैंडीकैप है। उनके घर जाके उनके बयान लेकर आओ। तो इस तरह की कुछ स्टिपुलेशंस हैं। 160 में बंदों को बुलाएंगे, 161 में उनके बयान लेंगे, पर जो बयान लेंगे उस पर सिग्नेचर्स नहीं लेंगे। पुलिस को दिया हुआ बयान सबूत नहीं होता। इट इज हिट बाय सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। क्यों? पुलिस के पास पावर है, डंडा है, वो डंडे के जोर पर अपनी पावर का यूज करते हुए किसी से कुछ ही बुलवा सकती है, तो वो सबूत नहीं होता। इसी कारण से 161 के बयान की कॉपी जो कोर्ट में जाती है, वो पुलिस ऑफिसर जो क्वेश्चंस पूछ रहा है उसके आंसर्स लिख रहा है कि इसने मेरे सवाल का ये जवाब दिया, ये जवाब दिया, ये जवाब दिया, और उस पर बिना उसके साइन लिए उसकी कॉपी भेज देती है कोर्ट में। क्यों? हो सकता है बंदे ने कुछ और कहा हो, पुलिस ने कुछ और लिखा हो, कोर्ट ही मानती है। समझ में? उनकी टेस्टिमनी कॉन्कॉक्टेड भी हो सकती है। पुलिस यहाँ पर जिस इंसान से कुछ पूछ रही है, ज़रूरी भी नहीं है कि उसके बयानों की कॉपी वो कोर्ट में भेजे। तो ये है 161 के बयान। ये पुलिस के खिलाफ तो यूज़ हो सकते हैं, पर पुलिस के फेवर में यूज़ होने के चांसेस बहुत कम है। समझ में? क्यों? पुलिस कुछ भी लिख सकती है। अब जैसे डिफेंस के विटनेस हैं, जो एक्स के ऊपर मर्डर का आरोप लगा, तो एक्स के रिश्तेदार एक्स की फेवर में बोल रहे हैं कि जब मर्डर हुआ तब तो एक्स हमारे साथ था। तो अगर पुलिस पहले ही एक्स के रिश्तेदारों से जोर ज़बरदस्ती से बयान ले लेती है कि हाँ हाँ एक्स ने ही मर्डर किया है, बाद में वो कोर्ट में जब जज के बोलेंगे, मजिस्ट्रेट के बोलेंगे कि एक्स तो हमारे साथ था, प्ली ऑफ अलीबी कहते हैं उसे, दी प्ली ऑफ बीइंग एल्सवेयर, तो वो कहेंगे देखो जी पुलिस के उन्होंने ये बयान दिया था कि ये तो इसने मर्डर किया, अब ये कह रहा नहीं नहीं उसने मर्डर नहीं, वो तो हमारे साथ था, तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गई। क्या ये अलाउड है? नहीं अलाउड, ऐसा नहीं हो सकता। इस कारण से पुलिस को दिए हुए बयान की वैल्यू, एविडेंशियरी वैल्यू नहीं होती। ये कहाँ लिखा है? 162 में। फिर से बता रहा हूँ, 160 में कॉल करते हैं, 161 में स्टेटमेंट लेते हैं, 162 कहता है उसकी नो एविडेंशियरी वैल्यू, या फिर ज़्यादा बेहतर शब्द ये है लिमिटेड एविडेंशियरी वैल्यू। क्लियर? कभी किसी को खुद उसी के खिलाफ बयान देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये कहाँ लिखा है? 163 में। जोर ज़बरदस्ती से, इंड्यूसमेंट से, लालच से कभी बयान ले लेने, नो इंड्यूसमेंट नो थ्रेट। 160 में कॉल करेंगे, 61 में उनके बयान लेंगे पर उस पर साइन नहीं लेंगे, 162
उन बयानों की कोई एविडेंशियल वैल्यू नहीं है। 163 जोर जबरदस्ती से कभी ऐसे बयान नहीं लिए जाएंगे। क्लियर? ये मैं अलग से बनाता हूं यहां 163। क्लियर? अब अगर कोई ऐसे बयान पुलिस के पास आए हैं जो कि एक बहुत अच्छा सबूत बन सकते हैं आगे चलकर, क्लियर, तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान वही बयान किसके आगे करवा दो? मैजिस्ट्रेट के आगे। मैजिस्ट्रेट के आगे हुए बयान सबूत बन जाता है, ठीक है, इट बिकम्स एन एविडेंस। जैसे कि निर्भया कांड में हुआ, वो लड़की मरने वाली थी, उसको सिंगापुर लेके जाना था इलाज के लिए। उससे पहले ही सेक्सुअल ऑफेंसेस में हमेशा लेडी मजिस्ट्रेट होती है। लेडी मजिस्ट्रेट को बुलाया गया और उसने अस्पताल में ही बयान ले लिए 164 के बयान। क्लियर? और वो बन गया सबूत। अगर इसमें एक्यूज्ड खुद ये मान लेता है कि हाँ मैंने अपराध किया, हाँ मैं अपराधी हूं, आई एडमिट, ठीक है, तो इसे कन्फेशन कहते हैं। प्रोवाइडेड वो कन्फेशन फ्री विल के साथ और वॉलंटरी होना चाहिए, जोर जबरदस्ती से लिया हुआ नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो 164 में स्टेटमेंट भी हो सकती है और कन्फेशन भी हो सकता है और ये सबूत बनेगा। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को कुछ बोला तो सबूत नहीं बनेगा, पर मजिस्ट्रेट को बोला, फ्री विल से बोला, वॉलंटरी बोला तो सबूत बनेगा। क्लियर? फिर आता है 164 कैपिटल ए, निकालिए बैरक में से। रेप के केसेस में, रेप के केसेस में जब विक्टिम को एग्जामिन करेंगे मेडिकल एग्जामिनेशन, तो उसकी गाइडलाइंस दे रखी हैं 164A में कि उसकी बॉडी से डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए क्या क्या लिया जा सकता है, उसकी मेंटल कंडीशन क्या है वो भी लिखी जाएगी, फिर उसकी एज क्या है, कितने बजे मेडिकल स्टार्ट हुआ, कितने बजे मेडिकल क्लोज हुआ। क्लियर? ये सब कुछ उसमें आता है। और अभी थोड़ी समय पहले एक मूवी भी आई है सेक्शन 375, ठीक है, उसमें भी इसके बारे में जिक्र हुआ है कैसे मेडिकल होता है। देन मेडिकल इज ऑलवेज बाय अ फीमेल मेडिकल ऑफिसर, लेकिन अगर वो अवेलेबल नहीं है देन विद द कंसेंट ऑफ द वुमेन इट कैन बी डन बाय अ मेल मेडिकल प्रैक्टिशनर। क्लियर? देन 165 165 सर्च। जब पुलिस एविडेंस तलाश कर रही है तो दो तरह के एविडेंस होते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और ओरल एविडेंस। तो यहां से ओरल एविडेंसेस की तरफ बढ़ रहे हैं हम, अब जाएंगे डॉक्यूमेंट्री। तो सर्च एंड सीजर, सर्च एंड सीजर, छापेमारी। पुलिस किसी चीज की तलाश करने के लिए जो एक्यूज्ड है उसके घर पर भी जा सकती है, ठीक है, या फिर जहां वो काम करता है वहां छापेमारी कर सके, सबूत तलाश कर सकती है। और ना सिर्फ अपने जुरिस्डिक्शन के अंदर कर सकती है, अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर भी कर सकती है। ऑथराइज्ड बाय सेक्शन 166 कहता है यही चीज, सर्च एंड सीजर आउटसाइड जुरिस्डिक्शन। देखिए, जब दूसरी जुरिस्डिक्शन में जा रहे हैं तो दूसरे पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन में जा रहे हैं, आपको पहले उन्हें सूचित करना होगा, उनकी हेल्प भी आप ले सकते हैं। पर अगर ये पॉसिबल नहीं है और अगर ऐसा करने से एंड्स ऑफ जस्टिस डिफीट हो जाएंगे तो सीधा सर्च करने के बाद उन्हें बता दो। क्लियर? अब आता है 166A और 166B। ये क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस। 166A और 166B क्या बात करते हैं? 166A और B लेटर ऑफ रिक्वेस्ट की बात, जैसे बोफोर्स स्कैंडल हुआ, बोफोर्स स्कैम, जहां पर सबूत और जो स्टेटमेंट्स हैं वो देश से बाहर से आने थे, तो हम दूसरी कोर्ट को कहकर, फॉरेन कोर्ट को कहकर वहां पर भी इन्वेस्टिगेशन, सर्च, सीजर करवा सकते हैं और वो वहां पर हुए ऑफेंस को लेकर यहां पर इंडिया में
अमेरिका की कोर्ट इंडिया की कोर्ट को भी कह सकते हैं कि आप यहाँ पर ये इन्वेस्टिगेशन करवाइए, सर्च करवाइए और ये स्टेटमेंट और सबूत हमें भेजिए। क्लियर? हम उनको हेल्प करेंगे, वो हमको हेल्प करेंगे और म्यूचुअल कोऑपरेशन के साथ चलेंगे। इसका प्रोसीजर 166A लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू कॉमन अथॉरिटी फॉर इन्वेस्टिगेशन इन अ कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया। ए कहता है हम जा रहे हैं अब्रॉड, ठीक है, यानी कि फॉरेन कोर्ट से हेल्प ले रहे हैं। 166B क्या कहता है? फॉरेन कोर्ट हमसे हेल्प ले रही है, 166B। क्लियर? अब बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन में डिस्कस करने जा रहा हूं और वो है क्या? 167। 3 इंपॉर्टेंट चीजें इन्वेस्टिगेशन के चैप्टर में अब डिस्कस करेंगे। आज मैं पूरे सीआरपीसी का एक एनालिसिस आपको दे दूंगा जिसमें अनइम्पॉर्टेंट पर कम समय लगाऊंगा, इंपॉर्टेंट पर ज्यादा समय लगाऊंगा। एंड आई प्रॉमिस पूरा सीआरपीसी उंगलियों पर याद करा दूंगा 2 दिन के अंदर, आज और कल इन सेशंस में। देन लेट्स स्टार्ट। 167 रिमांड। व्हाट इज रिमांड? खतरनाक शब्द। रिमांड क्या चीज है? जब आप किसी इंसान को अरेस्ट करते हैं तो आपको 24 घंटे के अंदर अंदर उसको जुडिशियल ऑफिसर के आगे यानी मजिस्ट्रेट के आगे पेश करना होता है। one who has been arrested has to be produced before a judicial magistrate within 24 hours of his arrest, and then that judicial officer will decide whether to release that person on bail or to give remand. Or to give remand means or to authorize the custody of that person. Now this custody can be of 2 types. देखो जी, आप मजिस्ट्रेट बन जाएंगे, आपके सामने अरेस्ट हुए बंदे को लाया जाएगा, फिर आपको डिसाइड करना है। क्या डिसाइड करना है? पहली चीज, क्या मैं उसको बेल पर रिलीज कर दूं? क्यों? अभी तो केस ही चल रहा है। कौन सा प्रूव हो गया कि वो एक क्रिमिनल है? प्रूव हो गया, सजा दे देंगे, पर जब तक प्रूव नहीं हुआ तब तक देयर इज अ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। हम प्रिज्यूम करके चलेंगे कि बंदा इनोसेंट है। बी बन गया ना जी, ठीक है, तो उसे बेल पर रिलीज कर दो, प्रोवाइडेड वो बंदा वादा कर दे हर तरीके पर मैं पेश होऊंगा, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पुलिस के साथ कोऑपरेट करूंगा, जब बुलाओगे आऊंगा। समझ में आया? तो जब प्रूव हो जाएगा कि वो अपराधी है, सजा दे देंगे, क्योंकि जब तक केस चल रहा है तब तक तो हम मान के चलेंगे वो इनोसेंट है, उसको रिलीज कर दो। इसे कहते हैं बेल। कहां दिया गया है? 436 से 450। क्लियर? ओके, थोड़ा यही भी बता देता हूं, इसमें भी 436 क्या है? बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस। बेलेबल ऑफेंसेस में 436, एक बार निकालिए 436। रफ आइडिया देता हूं बस, वैसे कर तो मैं रिमांड रहा हूं। 436 बेल एज अ मैटर ऑफ राइट। यहां पर बेल आपका अधिकार बनता है। क्लियर? फिर आता है 436A। 436A क्या कहता है कि अगर एक इंसान को अंदर रखा गया यानी बेल नहीं दी, केस चल रहा है, और अगर प्रूव हो जाता है वो गिल्टी, तो उसको 4 साल की सजा मिलेगी। और 4 साल पूरे हो गए। 4 साल से एक इंसान जेल में है, उसका ट्रायल चल रहा है, अभी तक भी उसको जजमेंट नहीं मिली है, और मान लो 6 साल तक 8 साल तक केस चलता रहता है, तो क्या 8 साल अंदर रखेंगे? 8 साल के बाद पता चला वो तो गिल्टी है, यानी सजा बनती है 4 साल, पर 8 साल वो पहले जेल काट चुका है, तो 4 साल फालतू क्यों? ये तो गलत हो गया। तो इसलिए रूल बना दिया, मैक्सिमम जितनी उसकी पनिशमेंट है, अगर उतना समय तक उसको बेल नहीं मिली है तो उसको कंपलसरी बेल मिलेगी ही मिलेगी, जैसे पीरियड पूरा हो गया। और एक और रूल भी है, अगर उसका आधा पीरियड पूरा हो गया तब भी उसका राइट ऑफ बेल है, पर तब मान लो उसने एक ऐसा ऑफेंस किया जो अगर प्रूव हो जाता है कि वो अपराधी है, तो उसको 8 साल की कैद होनी है। तो जैसे उसे 4 साल कैद में हो गए, अभी केस चल रहा है और 8 में 4 साल पूरे हो गए, तो उसको राइट मिल जाएगा, पर उस राइट को भी अपोज करने का राइट मिल जाएगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। वो कहेगा नहीं जी नहीं,
इसको छोड़ना मत, छोड़ने के बाद ही जाके दोबारा अपराध करेगा या फिर गायब हो जाएगा, कुछ भी ऐसा। अगर वो कन्विंस कर देता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोर्ट को, तो जैसे ही वो पीरियड आधा खत्म हुआ है उसमें वैसे तो उसका राइट बनता है, बिना उसको रिलीज नहीं करेंगे। पर वो नहीं कन्विंस कर पाया कोर्ट का तो उसको रिलीज कर देंगे। समझ में आया? पर जब पूरा पीरियड खत्म हो गया और अभी ट्रायल चल रहा है तो रिलीज करना पड़ेगा। फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये चांसेस, ये बात कहने का मौका नहीं, इसको मत रिलीज किया जाए, इसको ना रिलीज करो। समझ में आया? ये है 436A। 437 क्या कहता है? बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। मैंने बताया था बड़े से बड़े ऑफेंस में बेल हो सकती है, ठीक है। और मगर इसमें क्लॉज 3 और क्लॉज 5 बड़े इंपॉर्टेंट हैं। 437 क्लॉज 3 कंडीशनल बेल, कुछ कंडीशंस लगाकर बेल पे रिलीज करना। 437 क्लॉज 5 अगर एक कोर्ट बेल दे सकती है तो अपने द्वारा दी गई बेल को कैंसिल भी कर सकती है। क्लियर? 437 क्लॉज 3 कंडीशंस कैन बी इम्पोज्ड इन कंडीशंस पर, कि आपको एक कंडीशन पर छोड़ेंगे, आप ये नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, ये नहीं करोगे। क्लियर? लगा सकती है। 5वां कहता है जिस कोर्ट ने बेल दी है वो उसको कैंसिल भी कर सकती है। क्लियर? फिर आता है 438 एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल जो केवल कौन दे सकता है? निकालिए 438। डायरेक्शन टू ग्रांट ऑफ बेल टू पर्सन एप्रीहेंडिंग अरेस्ट। हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन एक ऐसे इंसान को बेल पर रिलीज करने का ऑर्डर दे सकती है जो कि एप्रीहेंड यानी एक्सपेक्ट कर रहा हो कि उसको अरेस्ट किया जाएगा किसी झूठे केस में। क्लियर? एफआईआर हो गई एक इंसान के खिलाफ, वो कहता मैं तो निर्दोष हूं, पता नहीं क्यों मेरे खिलाफ एफआईआर लॉन्च हो गई है, अब मुझे अरेस्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद मुझे मजिस्ट्रेट के आगे पेश करेंगे और मुझे पता है मुझे बेल मिल जाएगी, मगर जो एक दिन अंदर रहना पड़े वो भी क्यों? मेरी बेइज्जती क्यों? मेरे राइट्स कुछ घंटों के लिए या एक दिन के लिए मुझे इन्फ्रिंज हो गए, वो क्यों? मैं पहले ही कोर्ट के पास चला जाता हूँ, बड़ी कोर्ट के पास, हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन, कि ये देखो जी मेरी इतनी प्रॉपर्टी है, इतना मेरा पैसा है, इतना मेरा परिवार है, मैं कहीं बाहर जा नहीं सकता, और ये फैक्ट्स हैं जिसे साफ पता चलता है मैं निर्दोष हूँ। सबसे मेन बात तो ये है। और इतने लोग मेरी सिक्योरिटी देने को तैयार हैं, श्योरिटी हैं कि मैं हर तारीख पर आऊँगा, जब जब पुलिस बुलाएगी मैं कॉपरेट करूँगा। मुझे अंदर क्यों कर रहे हो? पूछो ना मुझसे, क्या सवाल पूछना है? मैं कहीं भागा नहीं जा रहा हूँ। एंड प्राइमा फेसी मेरे खिलाफ कोई केस नहीं बनता। अगर कोर्ट कन्विंस हो जाएगी तो उसको क्या ग्रांट कर देगी? एंटीसिपेटरी बेल, 438 की बेल। और बेल, अगर एक बेल छोटी कोर्ट दे सकती है, बड़ी कोर्ट भी दे सकती है, कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट, वो है 439, बेल बाय हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन। क्लियर? फिर आता है 440 से 450, ये है बेल बॉन्ड के रूल्स, कि बेल में कुछ पैसे जमा कराने को कोर्ट कह सकती है, पर ये पैसा इतना भी ज्यादा नहीं होना चाहिए कि इनडायरेक्टली आप बेल रिफ्यूज कर रहे हो। जैसे कि चोरी के केस में मान लो 10,000 रुपए की चोरी का केस है और आपको कहा आप 1 करोड़ रुपए का बेल अमाउंट जमा कराओ। अब 1 करोड़ रुपया कोई कहां से बेल लेकर आएगा? इसका मतलब इनडायरेक्टली आपने बेल रिफ्यूज कर दी। तो बेल का अमाउंट भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्या क्या रूल्स और हैं बेल बॉन्ड से रिलेटेड, वो कहाँ दिया है? 440 से 450। अब मेन टॉपिक पर आता हूँ, जिससे हम थोड़ा सा शायद दूर भी चले गए हैं। मैंने अभी बताया, जब किसी को अरेस्ट किया जाता है फिर उसके बाद या तो उसको बेल पे रिलीज करेंगे या फिर उसको रिमांड देंगे, क्लियर? अब रिमांड का क्या मतलब है? ऑथराइज करेंगे कि उसको कस्टडी में रखा जाए। ऑथराइजिंग द कस्टडी। कस्टडी 2 हो सकती हैं, या तो पीसी या जेसी, यानी पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी। क्या फर्क है? यहां पुलिस लॉकअप में रखा जाता है, यहां जेल में रखा जाता है, और यहां पुलिस लॉकअप में रखा जाता है। लेकिन ये बड़ा डिफरेंस नहीं है। बड़ा डिफरेंस क्या है? यहां इंटेरोगेशन होती है, आपसे सवाल पूछे जाते हैं,
और आरोप लगे हैं पुलिस पर कितनी बार 3rd डिग्री टॉर्चर्स हुए हैं, 3rd डिग्री टॉर्चर में मौत तक हुई बंदे की, ठीक है जी। और यहां पर नो इंटेरोगेशन, नो इंटेरोगेशन, जेल में नो इंटेरोगेशन। इज माय पॉइंट क्लियर? इसी कारण से रूल्स बनाने जरूरी हो गए, क्योंकि फिजिकल टॉर्चर हो सकता है पुलिस लॉकअप में। वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, क्वेश्चंस पूछने के लिए पुलिस कस्टडी मांगती है पुलिस कोर्ट से। किसी को अरेस्ट किया, उसे क्वेश्चन की जाती है, 24 घंटे के अंदर अंदर जो जो सवालों के जवाब उसे मांगे पूछे उसने वो दे दिए तो ठीक है, नहीं तो 24 घंटे के अंदर जज के आगे पेश करना पड़ेगा और वहाँ पर मजिस्ट्रेट जो है वो ऑथराइज करेगा, ठीक है 3 दिन और अपने पास रखो, पूछो सवाल, करो इसकी इंटेरोगेशन। इसे कहते हैं पुलिस कस्टडी देना। मगर अगर ये पीरियड बहुत ज़्यादा लंबा होगा तो क्राइम हो सकता है, इसे इसको छोटा रखना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 167 ऑफ सीआरपीसी यही रूल्स बनाती है कि एक ऑफेंस 2 तरह के हो सकता है, छोटा और बड़ा। या तो पनिशमेंट 10 साल से ज़्यादा या 10 साल से कम। निकालिए 167 और देखिए 10 साल से कम पनिशमेंट में मैक्सिमम रिमांड का पीरियड कितना हो सकता है और 10 साल से ज़्यादा की पनिशमेंट में कितना, 10 साल से कम की पनिशमेंट में कितना हो सकता है। वर्ड्स देखिए क्या यूज हुआ है, 90 डेज एंड 60 डेज। मैं पढ़ रहा हूं 167 क्लॉज 2 का प्रोविजो ए का 1 और 2 नंबर पॉइंट, मैजिस्ट्रेट में ऑथराइज वाली बात। 90 डेज कहाँ, फॉर अ टर्म ऑफ नॉट लेस देन 10 years, यानी इफ द पनिशमेंट इज मोर देन और इक्वल टू 10 years, या फिर डेथ पेनल्टी या फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट है, तो मैक्सिमम पीरियड कितना होगा, 90 डेज। 90 दिनों के लिए एक इंसान को कस्टडी में रखा जा सकता है, ओके। और इन 90 डेज में पहले 15 दिन कुछ भी हो सकता है, पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी। मगर इन 15 दिनों के बाद जो रिमेनिंग 75 डेज हैं उसमें केवल जुडिशियल कस्टडी। और अगर पनिशमेंट लेस देन 10 years है, 10 साल से कम, पहले तो ऑफेंस को 2 भागों में बांट दिया, 10 साल से ज्यादा सजा वाले, 10 साल से कम वाले। इसमें 90 दिन और इसमें 60 दिनों के लिए कस्टडी में रखा जा सकता है। 60 का मतलब फिर वही आ गया, 15 प्लस 45 45। यहां 90 का मतलब 15 प्लस 75 और 60 का मतलब 15 प्लस 45। और इसमें भी पहले 15 डेज में इधर पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी, मगर बाद वाले 45 डेज में ओनली जुडिशियल कस्टडी। समझ में आया? यानी जब किसी को अरेस्ट किया गया, ठीक है, उसको मजिस्ट्रेट के आगे 24 घंटे के अंदर पेश किया, तब मजिस्ट्रेट मैक्सिमम कितने दिनों की पुलिस कस्टडी दे सकता है, 15। जैसे 3 दिन की दी, 3 दिन बाद फिर से पेश किया, फिर पुलिस ने कहा अभी हमें सभी सवालों के जवाब नहीं मिले हैं, अभी हमें और पुलिस कस्टडी चाहिए, एक्सटेंड करो। तो 3 दिन तो पहले ही हो चुके हैं, तो 12 दिन और कर सकता है। 12 में से उसने किया 10 दिन, फिर पुलिस कहती है अभी भी कुछ सवाल रह गए हैं, अभी और दो। जनरली इतनी लंबी पुलिस कस्टडी देते नहीं है, फिर भी 2 दिन और दे सकता है। मगर जैसे ही 15 दिन पूरे हो गए, फिर अगर पुलिस कह भी रही है हमें और इंटरोगेशन करनी है इसकी पुलिस कस्टडी, तो नहीं मिलेगी। अब सिर्फ क्या, कहाँ जाएगा आदमी, जेल में जाएगा, नो इंटरोगेशन। क्लियर? और एक बार मान लो पुलिस ने कहा कि हमने जो सवाल पूछने थे पूछ लिए, पुलिस कस्टडी खत्म करो, अब इसको जुडिशियल कस्टडी दे दो। मजिस्ट्रेट ने कहा ओके, पूछ लिया, सब कुछ पूछ लिया, और पहले 15 दिनों के अंदर अंदर उस इंसान की पुलिस कस्टडी खत्म करके उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। मगर अब पुलिस को कुछ नई बातें सामने आती हैं, उन्हें कुछ नई बातें पता चलती हैं और वो कहते हैं हमें फिर से चाहिए पुलिस कस्टडी। अगर तो ये 15 दिन का ही पीरियड चल रहा है अभी, तो हाँ उनको पुलिस कस्टडी फिर से मिल सकती है।
पीसी, फिर जेसी, फिर से पीसी, फिर से जेसी, फिर से पीसी भी हो सकता है, बस मजिस्ट्रेट को सेटिस्फाई करना है। हालांकि जुडिशियल कस्टडी में डालने के बाद पुलिस कस्टडी देना हो तो मजिस्ट्रेट को सेटिस्फाई करने के लिए कोजेंट रीजंस देने होंगे। पहले क्यों नहीं वो सवाल पूछे, पहले क्यों कहा कि पुलिस कस्टडी खत्म कर दो? समझ में आया? तो उन्हें बताना पड़ेगा कि ये वाला एंगल तो सामने था ही नहीं तब, अब ये बात सामने है, इससे नया ये वाला एंगल खुला है। क्लियर? तो जितनी मर्जी बार पीसी से जैसे पीसी हो सकता है। कहां दिया हुआ है? अनुपम कुलकर्णी केस, सुप्रीम कोर्ट। पहले 15 दिनों में पीसी से जैसे कितनी भी बार हो सकता है, गिवन एन अनुपम कुलकर्णी केस, प्रोवाइडेड मैजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड दैट इज अर्जेंट। ओके, 15 दिन के अंदर स्टार्टिंग 24 आवर इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है जी। देन फिर आता है ये 75 डेज और ये 40, ओनली जुडिशियल कस्टडी, नो इंटेरोगेशन। ओके, और अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी होगी। कितने समय में? बड़े केस यानी 10 साल से ज्यादा सजा वाले में 90 दिन में, 10 साल से कम वाले में 60 दिनों में, और चालान यानी पुलिस रिपोर्ट यानी चार्जशीट पेश करनी होगी, देनी होगी कोर्ट में। अगर नहीं दिया तो 167 सीआरपीसी कहता है बड़े ऑफेंसेस में मैक्सिमम 90 दिन एक इंसान को हिरासत में रखा जा सकता है, छोटे ऑफेंस यानी पनिशमेंट लेस देन 10 इयर्स में मैक्सिमम 60 दिन हिरासत में रखा जा सकता है। अगर 60 दिन पूरे हो गए पर पुलिस ने अपना काम पूरा नहीं किया तो क्या होगा? अगर 61st डे बेल की एप्लीकेशन लगा दी एक्यूज ने एज अ मैटर ऑफ राइट, उसका रिलीज होगा, दैट पर्सन विल बी रिलीज्ड ऑन बेल। समझ में आया? 61st डे नहीं लगाई, 62nd डे लगाई, कभी भी लगा दी, कंपल्सरी बेल। दिस इज इनडिफिजिबल राइट ऑफ द एक्यूज्ड टू गेट रिलीज्ड ऑन बेल। इज माई पॉइंट क्लियर? लेकिन मान लो एक्यूज्ड ही सुस्त है, उसने ना 61st डे पे बेल एप्लीकेशन लगाई, ना 62nd पे लगाई, और 63rd डे पे, इस केस में 93rd डे मान लो, ठीक है जी, तो उसके बाद पुलिस ने चालान पेश कर दिया, उसके बाद उसने बेल एप्लीकेशन लगा दी, क्या अब भी उसका राइट बनता है? नहीं बनता। नाउ हिज राइट गेट्स डिफिटेड। समझ में आया? जब तक पीरियड पूरा होने के बाद भी अगर चालान पेश नहीं हुआ, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं की है, तो उसका इनडिविजिबल राइट है, बट वंस चालान इज सबमिटेड, नो राइट। और इस प्रकार से अगर एक पुलिस के डिफॉल्ट की वजह से बेल मिलती है, इसे हम कहते हैं डिफॉल्ट बेल, जो कहां दी गई है? सेक्शन 167 क्लॉज 2। सेक्शन 167 क्लॉज 2 टॉक्स अबाउट डिफॉल्ट बेल। देन इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट सेक्शंस और कौन से हैं? 169, 168, 169, 170 क्या बात करते हैं, एक बार देख लीजिए। हाँ जी, ये सिंपल प्रोसीजर की बात करते हैं। 168 कहता है अगर लोअर रैंक का कोई पुलिस ऑफिसर कुछ भी इन्वेस्टिगेशन करता है, उसकी रिपोर्ट देगा एसएचओ को। अगर तो सबूत नहीं मिले तो बंदे को छोड़ दो, अगर मिले तो उसे मजिस्ट्रेट आगे पेश कर दो। फिर से देखो 168 क्या कहता है कि अगर लोअर रैंक का कोई पुलिस ऑफिसर कुछ भी काम करता है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, तो उसकी रिपोर्ट किसको देगा? एसएचओ को। 169 कहता है अगर कोई सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिला, ठीक है, कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है सस्पिशन का, तो उसको रिलीज कर दो। 170 क्या कहता है कि अगर सफिशिएंट एविडेंस मिला है तो उसको मजिस्ट्रेट आगे पेश कर दो, केस चलेगा। 171 कंप्लेनेंट और विटनेस को, जिसने पुलिस को सूचना दी थी और जो विटनेस थे
उनको हरगिज भी मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो मजिस्ट्रेट के पास जब जाएं तो पुलिस के साथ ही जाएं, कि पुलिस लेके जाए। क्यों? एक विटनेस उसको लेने पुलिस आ रही है, अपनी जीप में बिठा के लेके जा रही है, पड़ोसियों को लेगा, शायद इसने कोई क्राइम किया, देखो पुलिस पकड़ के ले गई। समझ में आया? तो यू कैन नॉट फोर्स देम। ना ही उन्हें ये कहा जाए इतने रुपए जमा कर, देखो तेरे कहने पर हमने उस आदमी पर केस बना दिया, अब अगर तू गया नहीं कोर्ट में तो पुलिस की किरकिरी हो जाएगी, तो इसलिए तुम 10,000 रुपये जमा करा दो, अगर तो तुम जाओगे कोर्ट में तभी वापस मिलेंगे। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। कहाँ लिखा है? 171। क्लियर? छोटे सेक्शंस थे, ब्रीफ में बता दिया मैंने आपको। अब बता इंपॉर्टेंट और बड़ा 172 केस डायरी, 172 केस डायरी। समझिए ध्यान से, 172 केस डायरी क्या है? केस डायरी, केस डायरी इज एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में कब कब कहां कहां छापेमारी हुई, किसको कब अरेस्ट किया, कब पेश किया गया मजिस्ट्रेट के, फिर क्या हुआ, हर चीज, कब कब किसको थाने बुलाया गया, किसने क्या बयान दिए, क्या सबूत मिला, क्या गुप्त सूचना कब किस ऑफिसर को किससे मिली, सब लिखा जाता है किसमें? केस डायरी। इसको केस फाइल भी कहते हैं। इसमें हर एंट्री कौन करेगा? आईओ। ऑल एंट्रीज बाय इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। अगर वो छुट्टी पर है तब उसका सबऑर्डिनेट भी एंट्री कर सकता है, पर जब वो छुट्टी से वापस आएगा तो उसे काउंटर साइन करेगा कि हाँ इन एंट्रीज को मैं सही मानता हूं। क्यों? क्या जरूरत है केस डायरी की? पहली बात, आईओ भी इंसान है, खुद आईओ का मर्डर हो सकता है, खुद आईओ बीमार पड़ सकता है, छुट्टी पे जा सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, सस्पेंड हो सकता है, टर्मिनेट हो सकता है। नया आईओ आएगा, क्या नए सिरे से इन्वेस्टिगेशन करेगा? नहीं, केस फाइल को पढ़ेगा, उसका पूरा केस समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो कंटिन्यूटी इन इन्वेस्टिगेशन इज मेंटेन्ड बाय केस फाइल और कॉल्ड केस डायरी अंडर सेक्शन 172। केस डायरी पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होता। क्या एक्यूज्ड, क्या डिफेंस काउंसिल आरटीआई में अप्लाई करके या एज अ मैटर ऑफ राइट कॉपी ऑफ केस फाइल मांग सकते हैं? नहीं, इसमें कई गुप्त सूचनाएं भी हो सकती हैं। 161 के बयान, उस पर अधिकार होता है, 161 की स्टेटमेंट्स, उस पर अधिकार होता है एक्यूज्ड का, उन्हीं के बेस पर केस बनाया है। एक्यूज्ड डिफेंस काउंसिल को 161 के बयानों की कॉपी मिलती है। क्लियर? मगर उनको बयानों की कॉपी, मगर उसमें से भी कुछ पोर्शंस को गुप्त रखा जाए और एक्यूज को ना दिया जाए, इसकी रिक्वेस्ट कर सकता है आईओ। कहां लिखा है ये? 173 में लिखा है। जब चालान पेश करेंगे तब वो कह सकता है। क्लियर? और क्या क्या चीजें देनी होगी एक्यूज्ड को, ये चीज मेरे दिमाग से निकल गई थी। मैंने बताया था आपको एफआईआर के बारे में। एफआईआर कहां डिफाइंड है? नोवेयर डिफाइंड इन सीआरपीसी। एफआईआर से डील कौन सेक्शन करता है? 154। पर एफआईआर नाम की कोई चीज है, 154 सेक्शन एफआईआर नाम की कोई चीज है क्या? 154 में लिखा है? नहीं लिखा। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ये शब्द केवल एक जगह पर मिलते हैं। कहां? सेक्शन 207। 207 क्या है? सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू एक्यूज्ड बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ ट्रायल। ट्रायल शुरू होने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराने होंगे एक्यूज्ड को, ताकि एक्यूज्ड को समझ में आ जाए मेरे खिलाफ केस क्या है। भैया, दो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस है। पहला प्रिंसिपल, ऑडी अल्तरम पार्तम, नोबडी शैल बी पनिश्ड अनहर्ड। बिना सुनवाई का मौका दिए कभी किसी को सजा नहीं मिल सकती। दूसरी तरफ, एवरीबडी शुड बी हैविंग अ फेयर चांस ऑफ डिफेंस। ये क्या है? फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। सेकंड प्रिंसिपल क्या है? जज शुड बी अनबायस्ड। जज शुड नॉट बी एन इंटरेस्टेड पार्टी इन द केस। नोबडी शैल बी अ जज इन हिज ओन केस। क्लियर? तो ये सेकंड प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल को इफेक्ट में लाने के लिए 207 बना। केस शुरू होने से पहले ही एक्यूज्ड को सारे डॉक्यूमेंट्स दे देंगे। इन डॉक्यूमेंट्स पे के आधार पर हम आप पर ट्रायल चलाने वाले हैं, ताकि बंदे को पता चल जाए मेरे खिलाफ केस क्या है। क्लियर? उसमें लिस्ट दे रखी है 207, देखिए सारे, उसमें दिया हुआ है सारे 161 के बयानों की कॉपी देंगे। मिल गया? 161 के बयानों की कॉपी मिलती है। और फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ये शब्द भी केवल इसी में मिलते हैं। 207 के सेकंड पॉइंट में देखिए, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट क्या होती है? 173 की रिपोर्ट, यानी इसे चालान कहते हैं। ठीक है जी?
कोई कन्फेशन हुआ है या कोई 164 में स्टेटमेंट हुई है, वो सब इसमें दी जाती है। चले आगे और आगे चलते हैं। केस डायरी के बारे में मैंने बता दिया, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है। रिलेटेड चीजें इसे क्या कहते हैं जो मैं कर रहा हूं। मैं जब भी कोई चीज कराता हूं साथ ही साथ इंटरलिंकिंग और इंट्रालिंकिंग दोनों करता हूं। इंटरलिंकिंग, इंट्रालिंकिंग। इंटरलिंकिंग क्या है? एक सब्जेक्ट को कैसे किसी और सब्जेक्ट से जोड़ा जाए। जैसे मैंने बताया कि पुलिस को दिया हुआ बयान सबूत नहीं होता। क्लियर? हिट बाय सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ऑफेंस आल्सो डिफाइंड इन आईपीसी। इसे भी क्या कहें? इंटरलिंकिंग। समझ में आया? एक सब्जेक्ट को दूसरे से जोड़ा। फिर इंट्रालिंकिंग, जो मैं ज्यादा कर रहा हूं कि सीआरपीसी इस सेक्शन को इस चैप्टर के इससे जोड़ो, इसको इससे जोड़ो, इसको इससे जोड़ो। इसे क्या कहते हैं? इंट्रालिंकिंग। क्लियर? तो इंटरलिंकिंग और इंट्रालिंकिंग की ही गेम है, जिससे आपको नंबर अच्छे मिलते हैं मेंस में, आंसर राइटिंग में। कैसे आप किसी के साथ रिलेट करके लिखते हो। क्लियर? और आगे चलते हैं। केस डायरी के बाद मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 154 में हुई एफआईआर, 155 में डीडीआर, 156 के तहत 157 में स्टार्ट हुई इन्वेस्टिगेशन और अक्रेंस रिपोर्ट चल गई मजिस्ट्रेट को। क्लियर? और फिर 160 में कॉल किया। क्लियर? 161 में बयान लिए। 162 कहता है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। 163 कहता है लालच से डरा धमका के बयान नहीं लेने, और कोई ऐसा बयान जिसको सबूत बनाना है तो मजिस्ट्रेट के आगे ले जाओ 164 में। 165 में करो छापेमारी। क्लियर? छापेमारी के बाहर जाना पड़े तो 166 अलाउड है। देश से बाहर जाना पड़े तो 166A 166B। ठीक है? और अगर अरेस्ट किया है तो मजिस्ट्रेट आगे 167 में पेश करो, रिमांड लो। ठीक है? और अगर तो सबूत मिल रहे हैं तो ठीक है, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो छोड़ दो उसको। मिल रहे हैं तो पेश करो, नहीं मिल रहे तो छोड़ दो। सब रिकॉर्ड होना चाहिए 172 में। ये इन्वेस्टिगेशन है। 173 रिपोर्ट कार्ड बना दो जी कि इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट क्या है। कि हमारा रिजल्ट ये है, इसने ये था इसका मोटिव, ये थी इसकी मोडस ऑपरेंडी। क्या वर्ड है? मोडस ऑपरेंडी, यानी मेथड ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम। कैसे क्राइम किया? मोडस ऑपरेंडी। मोटिव बताओ, मोडस ऑपरेंडी बताओ, क्राइम बताओ, टाइम, प्लेस, मैनर ऑफ द ऑफेंस बताओ, किसके साथ ऑफेंस किया वो बताओ, और ये पुलिस बताएगी मजिस्ट्रेट को कि हमारी एडवाइस क्या है, कि हमारी एडवाइस क्या है कि कौन कौन सा चार्ज इस पर फ्रेम किया जाए। इस पर लगा दो दफा 302, इस पर लगा दो दफा 506। ये सारी सलाहें देगी कौन? सलाह देगी कौन? पुलिस मजिस्ट्रेट को। किस में देगी? 173 की पुलिस रिपोर्ट में देगी, यानी चालान में देगी, यानी चार्ज शीट में देगी। इसको कंप्लीशन रिपोर्ट भी कहते हैं। कंप्लीशन रिपोर्ट किस चीज की कंप्लीशन? सी। मैंने 4 बार सी बोला है। चालान, चार्जशीट, कंप्लीशन रिपोर्ट, यानी इन्वेस्टिगेशन की कंप्लीशन। मेरे से स्टूडेंट ने पूछा सर चालान और चार्जशीट में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, बस नॉर्थ इंडिया में चालान वर्ड ज्यादा यूज होता है, साउथ इंडिया में चार्जशीट वर्ड ज्यादा यूज होता है, इतना ही फर्क है। ये एडवाइस है पुलिस की, मजिस्ट्रेट को ये होना चाहिए। सी तो 4 थे। फोर्थ सी क्या है? ये चौथा सी कहां है? दैट इज क्लोजर रिपोर्ट। क्लोजर रिपोर्ट। व्हाट इज क्लोजर रिपोर्ट? जो आरुषि तलवार हत्याकांड में हुआ, सीबीआई ने चार्जशीट जो देनी थी वहां पर क्या दी? क्लोजर रिपोर्ट दे दी कोर्ट में कि माना ऑफेंस हुआ पर कोई सबूत नहीं मिला, मॉडस ऑपरेंडी भी नहीं पता, कुछ नहीं पता, हमें है ही नहीं कोई सबूत, इसलिए इस केस को क्लोज कर देना ही बेहतरी है। कोर्ट कहती वी आर नॉट सेटिस्फाइड। जो आपने चालान पेश किया 173 की पुलिस रिपोर्ट ठीक है, कंप्लीशन रिपोर्ट तो है, क्लोजर रिपोर्ट तो है, मगर वी आर नॉट सेटिस्फाइड। मर्डर हुआ है, माना यू डोंट हैव एनी एविडेंस
but there are circumstantial evidence which tells us a story of honor killing, कि यहां ऑनर किलिंग हुई है, माँ बाप ने मिलके मारा है, मेनली बाप ने। और राजेश तलवार जो आरुषि तलवार के फादर थे, मदर नुपुर तलवार, उनके ऊपर मर्डर चार्जेस लगा दिए। मैं क्या कहना चाहता हूं कि पुलिस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कोई दोषी नहीं है, हमें नहीं पता कौन दोषी है, पर फिर भी चालान के खिलाफ जाके भी चार्जेस फ्रेम कर सकता है मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट इज नॉट बाउंड बाय द एडवाइस सो टेंडर्ड टू दैट मैजिस्ट्रेट बाय द पुलिस ऑफिसर, बाय द आईओ इन द चालान इन द पुलिस रिपोर्ट। मैजिस्ट्रेट उससे नीचे थोड़ी है, पुलिस है, वो तो ऊपर है। समझ में आया? सो इसे कहते हैं 173 की पुलिस रिपोर्ट। और क्या कंप्लीशन रिपोर्ट देने के बाद सच में इन्वेस्टिगेशन वंस फॉर ऑल हमेशा के लिए पूरी तरह खत्म हो जाती है? हो तो जाती है, पर 173(8) जिंदा रह जाता है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद भी पुलिस चाहे तो फर्दर इन्वेस्टिगेट कर सकती है। इवन की जो एक्यूज्ड, ये एक्यूज नहीं, कंप्लेनेंट, इवन की एक्यूज्ड की रिक्वेस्ट पर, एक्यूज्ड कंप्लेनेंट की रिक्वेस्ट पर भी कोर्ट ऑर्डर कर सकती है क्या? फर्दर इन्वेस्टिगेशन। चालान पेश होने के बाद भी फर्दर पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है और फिर देगी सप्लीमेंट्री चालान, और फिर एक और चालान पेश करेगी सप्लीमेंट्री चालान, और उसमें किसी चार्ज को ड्रॉप करने को कह सकती है, नया चार्ज लगाने को कह सकती है, कुछ बंदों को निकालने को कह सकती है केस में से, कुछ नए आदमियों को केस के अंदर डालने को कह सकती है, एक नई स्टोरी बता सकती है। इसे कहते हैं कोर्ट को, इसे कहते हैं सप्लीमेंट्री चालान, फर्दर इन्वेस्टिगेशन। क्लियर हो गया? ओके। और फाइनली 174 to 176 इंक्वेस्ट रिपोर्ट। इंक्वेस्ट रिपोर्ट जो लाश का पंचनामा पुलिस बनाती है। इंक्वेस्ट रिपोर्ट भी कौन तैयार करता है? पुलिस। मैं आपको क्या करवा के हटाऊं अभी है? इन्वेस्टिगेशन। कोई लाश मिली है तो किस अवस्था में मिली है, उसके कपड़े क्या पहने हुए थे, कहाँ कहाँ चोट का निशान था, आसपास कहाँ कहाँ खून मिला, हथियार मिला, गोलियां मिली, जहर की शीशी मिली, ठीक है, शरीर पर कैसे कैसे घाव कहाँ कहाँ पर थे, काला निशान, नीला निशान क्या था, और आस पड़ोस में किसने सबसे पहले लाश को देखा, किस अवस्था में देखा, ठीक है। 2 पंच बुलाए जाते हैं, यानी कि 2 आसपास से रिस्पेक्टेड बंदे, उनके सामने लाश का पंचनामा होता है। इज माय पॉइंट क्लियर? जिनके साइन लिए जाते हैं। और अगर एक मैजिस्ट्रेट ने 167 की रिमांड दे रखी है, अब जब रिमांड दे रखी है, जब एक मैजिस्ट्रेट ने ऑथराइज कर रखी है कस्टडी, और फिर कस्टडी बंदे की मौत होगी, अगर मजिस्ट्रेट ने ऑथराइज कर रखी है कस्टडी और कस्टडी में होगी बंदे की मौत, तो फिर क्या होगा? वो इंक्वेस्ट रिपोर्ट खुद मजिस्ट्रेट के सामने उसके साइन होंगे, यानी लाश को जो काटा जाएगा, ठीक है, वो भी उसके सामने होता है। समझ में आया? तो इंक्वेस्ट किसको पड़ जाती है? मजिस्ट्रेट को पड़ जाती है, अगर मजिस्ट्रेट के द्वारा दी गई कस्टडी के दौरान हुआ है क्या? डेथ हुआ है। क्लियर? चले आगे। तो अगर मैरिज के बाद 7 इयर्स के अंदर अंदर एक लेडी सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में डेथ हो जाती है, तब भी कंपलसरी इंक्वेस्ट होगी। मजिस्ट्रेट देखिएगा क्या चक्कर है ये। क्लियर? तो अननेचुरल डेथ में इंक्वेस्ट रिपोर्ट बननी है, लाश का पंचनामा होना ही होना है। और अगर जहर की वजह से मौत हुई है तो कौन सा टेस्ट होता है? वाइसेरा टेस्ट, अगर जहर की वजह से मौत हुई है। क्लियर? और इंक्वेस्ट रिपोर्ट अलग है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अलग है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेडिकल ऑफिसर बनाता है, डॉक्टर बनाता है, वो इंक्वेस्ट रिपोर्ट नहीं होती। उसमें वो यही बताता है मेरे हिसाब से चोटें कैसे लगी और मौत कैसे हुई है। पोस्टमार्टम अलग रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अलग है, इंक्वेस्ट रिपोर्ट पुलिस वाला बनाता है। क्लियर? इज माय पॉइंट क्लियर? ये था फर्स्ट स्टेज ऑफ द प्रिवेंटिव प्रोविजंस इन्वेस्टिगेशन। अब पुलिस का काम खत्म और चालान कहाँ पहुँच गया? कोर्ट में। और अब जो अगला मेरा सेशन होगा वो होगा कोर्ट का काम कैसे होता है। क्लियर? वेरी इंटरेस्टिंग, मज़ेदार। ओके।